हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आज आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि लर्निंग एंड टीचिंग का है। आइए देखिए क्वेश्चन है क्या। अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार प्रकृतीय कारकों का वर्णन करें। आइए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए तथा अपने अनुभवों का लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अधिगम को हम सीखना कहते हैं। अधिगम को हम लोग कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सीखना कहते हैं, और मनोवैज्ञानिक भाषा में हम लोग अधिगम कहते हैं। सीखना किसी भी मनुष्य किसी भी प्राणी की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। मनुष्य जन्म लेते हुए भी सीखना आरंभ कर लेता है। मतलब जब बालक के जन्म के बाद भी सीखता है और जन्म के पहले भी सीखता है। एग्जाम्पल में ले लीजिए, महाभारत काल में जो अभिमन्यु जो थे अपने माँ के घर में ही चक्र तोड़ना सीख लिया था। अधिगम एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो किसी भी शिक्षा प्रणाली में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक मनुष्य कुछ मूल प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है और इसी मूल प्रवृत्तियों के माध्यम से अपने वातावरण में सीखने का प्रयास करता है। मतलब मान लीजिए कि मूल प्रवृत्ति मतलब क्या होता है। मूल प्रवृत्ति जो जन्मजात हो, मतलब ऐसी क्रिया जो जन्मजात हो। एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे रोने के बाद आँख में आंसू आना आता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मूल प्रवृत्ति है। मूल प्रवृत्ति के माध्यम से मनुष्य सीखना स्टार्ट करता है। ठीक, अधिगमपूर्ण अनुभवों द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि अधिगम ही शिक्षा है। अधिगम और शिक्षा एक ही क्रिया की ओर संकेत करते हैं। दोनों क्रियाएं जीवन में सदा और स्वतः चलती रहती है। आइए देखिए आगे है क्या। अधिगम के अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ लर्निंग। अधिगम का समान अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन लाना। मतलब मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो जलती मोमबत्ती को हाथ लगाता है, उसका हाथ जल जाता है तो वो सीख जाता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों और विद्वानों ने अपने तर्क के विचार के आधार पर निम्नलिखित परिभाषाएं दी। क्रो एंड क्रो के अनुसार ज्ञान, आदतों तथा प्रवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। मतलब नॉलेज, हैबिट एंड एटीट्यूड को जब हम अर्जित करते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, तो इसी को हम अधिगम या सीखना कहते हैं। किम्बले के अनुसार पूर्वमिलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार जन्य क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति का परिवर्तन अधिगम है। वुडवर्ड के अनुसार नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। तो वुडवर्ड के अनुसार क्या है कि जो हम न्यू नॉलेज एंड न्यू रिएक्शन अर्जन करते हैं वो अधिगम कहलाता है। ठीक है, आइए आगे देखे हैं कि अधिगम की प्रकृति, नेचर्स ऑफ लर्निंग। अधिगम की प्रकृति या विशेषताएं निम्नलिखित है। तो फिर आप इस टाइप से डायग्राम बना लीजिएगा तो एग्जाम्स में नंबर अच्छे आते हैं। पहला, अधिगम मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। दूसरा, सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। तीसरा, अधिगम विकास की प्रक्रिया है। चौथा, अधिगम सर्वव्यापी होता है। पांचवा, अधिगम अमूर्त होता है। आइए पहला पॉइंट देखें। अधिगम मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। लर्निंग इज एन इनेट टेंडेंसी। मानव शिशु जन्म के तुरंत बाद ही सीखना की प्रक्रिया आरंभ कर देता है। मानव शिशु जो है वो जन्म के तुरंत बाद ही सीखना आरंभ कर देता है। वह अनुकरण, अभ्यास तथा जिज्ञासा जैसे कारकों को कारण ही सीखता है। कई बालकों ने यह प्रवृत्ति तीव्र होती तो किसी कईयों में अपेक्षाकृत मंद होती है। मतलब क्या है कि किसी बालक में क्या होता है, अनुकरण, अभ्यास और जिज्ञासा जो होती है मतलब तेज होती है, किसी में कम होती है, देखी जाती है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। मतलब लर्निंग इज पर्पसफुली। किसी भी सुनियोजित अध्ययन के पीछे हमेशा एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य के अभाव में कोई व्यक्ति दिलचस्पी नहीं लेगा और इस तरह का अच्छा अध्ययन असंपन्न नहीं होगा। मतलब क्या है कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, यानी एम्स होता है। जैसे हम बीएड कर रहे हैं तो हमें क्या है, हम लोग का क्या एम्स है, मतलब टीचर बनना है। तो यही चीज़ है कि हम लोग कोई चीज़ सीखते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई एम होता है। तीसरा पॉइंट, अधिगम विकासशील तथा प्रगतिशील है। मतलब लर्निंग इज डेवलपमेंट। अधिगम द्वारा व्यक्ति का निरंतर विकास होता है। निरंतर मतलब क्या होता है, कंटिन्यू। अधिगम किसी मनुष्य या जंतु में विकास कंटिन्यू होता है। प्रत्येक व्यक्ति अधिगम के माध्यम से ही अपने भविष्य का विकास के लिए नए लक्ष्य बनाते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, हम कोई भी लक्ष्य बनाते हैं और उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मान कि कोई लक्ष्य हम बनाते हैं तो उसके पीछे रीजन क्या होता है हम लोग का कि आईएएस बनना है, टीचर बनना है। इसके लिए हमें सीखना होगा, पढ़ना होगा, तभी हम लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। चौथा पॉइंट, अधिगम सर्वव्यापी होता है। लर्निंग इज यूनिवर्स।
यूनिवर्सल अधिगम की प्रक्रिया से सर्वव्यापी होती है। मतलब सर्वव्यापी मतलब क्या होता है? प्रत्येक जगह पर। क्योंकि हम जानते हैं कि इस संसार के प्रत्येक मनुष्य में सीखने या अधिगम का गुण विद्यमान होता है। मतलब अधिगम प्रत्येक व्यक्ति में होता है, चाहे वो किसी भी देश का हो। सभी व्यक्ति में सीखने की प्रक्रिया होती है। कोई भी प्राणी किसी भी समय किसी भी स्थान पर अधिगम की प्रक्रिया अवश्य कर लेता है। मतलब अधिगम सर्वव्यापी होता है। वो किसी भी समय कहीं भी किसी भी जगह अधिगम कर सकता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि अधिगम सर्वव्यापी होता है। पांचवा पॉइंट, अधिगम अमूर्त होता है। लर्निंग इज एब्स्ट्रैक्ट। अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार में पर हुए परिवर्तनों से उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। मतलब अमूर्त का मतलब क्या हो गया? जो कि चीज़ जो हमें दिखाई नहीं देता। और मूर्त का मतलब हो गया जो चीज़ हमें दिखाई दे। जैसे कोई बच्चा हो गया, ठीक है, डॉक्टर बन गया है, तो हमें जैसे हम ये नहीं देखने जाते कि वो बच्चा कितने देर में पढ़ा और कैसे पढ़ा, उसके व्यवहार में परिवर्तन देखा कि बच्चा डॉक्टर बन गया। तो इसे क्या कहते हैं? अधिगम अमूर्त होता है। आइए आगे है क्या देखते हैं? अधिगम के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग। रॉबर्ट केने ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक कंडीशन ऑफ लर्निंग में अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं, जिससे उन्होंने अधिगम के प्रकार को इजी टू डिफिकल्ट क्रम में बताए हैं। मतलब रॉबर्ट केने जो थे, उनका एक प्रसिद्ध पुस्तक था जिसमें उन्होंने अधिगम को 8 प्रकार बताया है, जो था कि इजी टू डिफिकल्ट था। पहला पॉइंट संकेत अधिगम, दूसरा पॉइंट उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा पॉइंट श्रृंखला अधिगम, चौथा पॉइंट शाब्दिक साहचर्य अधिगम, पांचवा विविधात्मक अधिगम, छठा हो गया संप्रत्यय अधिगम, सातवां हो गया सिद्धांत अधिगम, आठवां हो गया समस्या समाधान अधिगम। ये जो है निम्न स्तर से लेके सबसे ऊंचे स्तर का है। ठीक है, इसमें क्या है, 1 से 3 तक जो है मानव पशु दोनों कर सकते हैं, जो कि सरल क्रम है। और 4 से लेके 8 तक जो है वो सिर्फ मानव कर सकता है, ये कठिन क्रम है। ठीक है, इस तरह आप एक डायग्राम बना लीजिएगा तो समझ में इजी वे आ जाएगा। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, 1 से 3 अधिगम स्तर को मानव या पशु दोनों कर सकता है, तथा अधिगम का सरल क्रम है। 4 से 8 अधिगम स्तर सिर्फ मानव ही कर सकता है। ये सीखने अधिगम में के कठिन क्रम होते हैं। पहला पॉइंट संकेतक अधिगम, सिग्नल लर्निंग। इस प्रकार इस स्तर पर व्यक्ति बहुत ही मोटे तौर पर किसी समान संकेत के प्रति अनुक्रिया करते हैं। संकेत अधिगम के विशिष्ट उद्दीपकों के लिए विशिष्ट अनुक्रिया की जाती है, जिसे उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम कहते हैं। मतलब एसआर लर्निंग भी कहते हैं। इसके पूर्व स्थितियाँ अज्ञात हैं, जैसे सड़क पर लाल बत्ती देखकर रुक जाना। इस एग्जाम्पल ले लीजिए, मानो अपने सिद्धांत में घंटी के बजने से कुत्ता कलार गिरने लगता था, वैसे ही संकेत अधिगम परिस्थिति की उत्पन्न कर अक्षर ज्ञान सिखाया जाता है। जैसे कि क अक्षर का पहचान कराने के लिए कबूतर की ओर संकेत करना, ख के लिए खरगोश की ओर संकेत करना। दूसरा पॉइंट उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। गेनी के अनुसार अधिगम दूसरे प्रकार का सीखना है। गेनी के अनुसार क्या है? अधिगम का दूसरे प्रकार का सीखना है। किसी उद्दीपक की उपस्थिति से जब किसी अनुक्रिया का होना संभव हो जाए तो वह हम उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम की परिस्थिति कहेंगे। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हम अपने कमरे में सोए रहते हैं और एक बैग बिजली कट जाती है, तो हम क्या करेंगे? हम अंधेरे में ही अपने दरवाजे की कुंडी खोल देते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तीसरा पॉइंट श्रृंखला अधिगम स्तर, चेन लर्निंग। इसमें उद्दीपक अनुक्रिया को लगातार एक क्रम में उपस्थित किया जाता है, जिससे श्रृंखला अधिगम की स्थिति उत्पन्न होती है। अनुक्रिया को व्यक्ति के सीखने के क्रम में एक साथ जोड़ना होता है। एक साथ जोड़ना या संबंधित करना श्रृंखला अधिगम होता है। गेने ने 2 प्रकार के श्रृंखला अधिगम की व्याख्या की है। पहला हो गया शाब्दिक श्रृंखला अधिगम, दूसरा हो गया अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम। एग्जाम्पल ले लीजिए कि गिनती सिखाते हैं तो 1 2 3 4 5 क्रम यानी लाइन में होने चाहिए। चौथा पॉइंट शाब्दिक साक्षर अधिगम, वर्बल लर्निंग। सरल श्रृंखलाबद्ध अधिगम के बाद ज्ञान को शाब्दिक रूप में प्रदान कर किसी भी वस्तु से संबंध स्थापित करने का कार्य शाब्दिक अधिगम के अंतर्गत आता है, जिससे सीखी हुई वस्तु को अस्तित्व मिले। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, भारत की राजधानी नई दिल्ली है तथा भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। यहाँ हम शब्द समझे कि सिंपल पूछा जा रहा है कि भारत की राजधानी कहाँ है,
तो दिल्ली हुआ, और भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, तो मुंबई हुआ। ठीक है। विभेदात्मक अधिगम डिस्क्राइमिनेशन लर्निंग। अधिगमकर्ता एक ही प्रकार के अथवा समान दो पदों से अधिक उद्दीपनों को सही पहचान कर उनमें भेद करता है, तो उसी विभेदात्मक अधिगम कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए। कण का मतलब क्या होता है? कण का दो अर्थ होता है, सोना भी होता है और धतूरा भी होता है। वही सेल का हिंदी कोशिका भी, हिंदी क्या होता है, तो उसका भी कोशिका होता है और बैटरी भी होता है। ठीक है। संप्रत्यय अधिगम कॉन्सेप्ट लर्निंग। गेने ने संप्रत्यय अधिगम को परिभाषित करते हुए कहा है कि जो अधिगम व्यक्ति में किसी वस्तु या घटना को एक वर्ग के रूप में अनुक्रिया करना संभव बनाते हैं, उसे हम संप्रत्यय अधिगम कहते हैं। मतलब क्या है? हमने एक कुत्ता के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो उसके बाद हमारे मस्तिष्क में एक कुत्ता का कॉन्सेप्ट बन गया, मतलब उसका कॉन्सेप्ट एक निर्माण हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट लर्निंग कहते हैं। 7वां पॉइंट, सिद्धांत अधिगम प्रिंसिपल लर्निंग। इस स्तर पर अधिगमकर्ता किसी नियम को सीखता है और उनको नई परिस्थितियों में प्रयोग कर सकता है। नियम या सिद्धांत अधिगम में दो या दो से अधिक प्रत्ययों की श्रृंखला सम्मिलित होती है। जिस प्रकार एक संप्रत्यय में अनेक तथ्यों एक विशेषताओं की श्रृंखला होती है, उसी प्रकार एक नियम सिद्धांत में कई संप्रत्ययों की श्रृंखला होती है। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कोई चीज़ हम लोग ऊपर फेंकते हैं, कोई वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो आके नीचे गिरता है, तो यह गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के कारण होता है। तो सिद्धांत के माध्यम से ही हम अध्ययन करते हैं, तो इसे हम प्रिंसिपल लर्निंग कहते हैं। 8वां पॉइंट, समस्या समाधान अधिगम प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। अधिगम करता इस स्तर पर सीखे हुए दो या दो अधिक नियमों का समन्वय कर किसी नई समस्या के समाधान की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार उच्च स्तरीय सिद्धांत के रूप में हम संबंध करना ही समस्या समाधान अधिगम है। मतलब मान लीजिए कि जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए कि जैसे आपके सामने कोई समस्या आ गया, तो उस समस्या के समाधान में अपने बुद्धि, विवेक, चिंतन और अपनी शक्तियों के आधार पर करते हैं, तो इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। जैसे कि कोई प्रॉब्लम सामने आ जाता है, तो क्या हम लोग कहते हैं, हम लोग समाधान कैसे करते हैं? बुद्धि से भी करते हैं, विवेक से करते हैं, चिंतन से करते हैं, तो और अपनी शक्तियों के आधार पर करते हैं, तो वो प्रॉब्लम समस्या समाधान हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग कहते हैं। आइए देखिए इसके प्रभावित करने वाले कारक को। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला कारक सीखने की इच्छा, दूसरी बुद्धि, तीसरी शिक्षण विधि, चौथी रुचि और रुझान। पहला, सीखने की इच्छा, विलिंगनेस टू लर्न। यदि बालक में सीखने की इच्छा प्रबल हो तो वह नवीन ज्ञान को अति शीघ्रता से सीख लेता है। यदि बालक सीखने के लिए इच्छुक नहीं है तो वह जल्दी नहीं सीख सकता। मान लीजिए कि यदि कोई बच्चा सीखने की इच्छा है तो वो कोई भी चीज़ जल्दी ही सीख लेता है। अगर बच्चे के सीखने की इच्छा नहीं है तो वो आप कितना भी सिखाओगे तो वो जल्दी नहीं सीखेगा। इसलिए लर्निंग का सबसे बड़ा फैक्टर सीखने की इच्छा है। दूसरा हो गया बुद्धि, इंटेलिजेंस। कुशाग्र बुद्धि का बालक नवीन ज्ञान को शीघ्रता से सीख लेता है, जबकि मंद बुद्धि के बालक नवीन ज्ञान को देर से तथा कठिनाई से सीखते हैं। इसलिए बुद्धि का अधिगम या पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मतलब तेज बुद्धि के बालक कोई भी चीज़ जल्दी सीख लेता है और कमजोर बुद्धि के बालक को सीखने में तकलीफ होती है। इसलिए बुद्धि का अधिगम पर गहरा प्रभाव, बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तीसरा पॉइंट, शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। शिक्षण विधि भी अधिगम को प्रभावित करती है। यदि शिक्षण विधि मनोवैज्ञानिक होगी तो छात्र अधिगम में रुचि लेंगे। मतलब क्या है कि अगर टीचिंग मेथड सही है तो बच्चा लर्निंग में इंटरेस्ट लेगा, अगर टीचिंग मेथड सही नहीं है तो वो लर्निंग में इंटरेस्ट नहीं लेगा। रुचि और रुझान, इंटरेस्ट एंड ट्रेंड। यदि बालक को किसी विषय में रुचि है तो वह उस विषय में अधिगम जल्दी कर लेता है, अतः अधिगम पर रुचि का प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले लीजिए कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको किसी विषय में रुचि नहीं है तो वो उस विषय में अधिगम मतलब जो सीख नहीं जल्दी सीखेगा। अगर बच्चे में उस विषय में रुचि है तो वो जल्दी ही उस विषय के बारे में सीखना चाहेगा या अधिगम करेगा। आइए देखिए इसका निष्कर्ष है क्या। उपरोक्त विवरणों से हमें यह पता चलता है कि हमें अपने लक्ष्य, आवश्यकता या जीवन यापन के लिए अधिगम की आवश्यकता पड़ती है। मतलब हमें क्या है,
लक्ष्य कोई पाना है या कोई आवश्यकता है या जीवन यापन करना है तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो अधिगम की ज़रूरत पड़ती है, सीखने की ज़रूरत पड़ती है। और अधिगम जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया, मतलब ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। अतः अधिगम के बिना जीवन संभव नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स।